आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सुनीता सिन्हा हिंदी क्लासेस पर। स्टूडेंट्स जो मेरे चैनल में अभी पहली बार आए हैं या मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरा वीडियो अपलोड होते आपको इसको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। स्टूडेंट्स इनका रिक्वेस्ट था, 3 सवाल था कि मैम ए और ए में अंतर बता दीजिए। दूसरा था कि छ और छ में अंतर, व और ब में अंतर, तालव्य मूर्धन्य दंश में अंतर और ड़ और टवर्गी न में अंतर बता दीजिए। तीसरा था कि आधे अक्षर वाले शब्द लिखने में समझ नहीं आते हुए। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम क और ग का दे दिए थे, ख बताए थे, बोले थे कि इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में बताएंगे। तो आज हम ये दूसरा वाला जो प्रश्न है इसका जवाब देंगे। तो पहला और तीसरा को क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं, हटा देते हैं, यहाँ से मिटा देते हैं, ठीक है, ताकि हमको जगह मिल जाए बताने और समझाने में, लिखने में। और इसको भी शॉर्ट कर लिख देते हैं क्योंकि सवाल बड़ा है, थोड़ा स्पेस लेगा। इसका सिर्फ पॉइंट को हम यहाँ लिख लेते हैं। क्या है पहला है छ और छ में अंतर। पहला है छ और में अंतर। दूसरा पॉइंट है इनका, ये हो गया, इसको इरेज करते चले। व और ब में, दूसरा है इनका व और व में अंतर है, ये भी हो गया। दूसरा भी इनका हो गया, पॉइंट लिखा गया। तीसरा पॉइंट है, तीसरा है इनका तालव्य मूर्धन्य और दंश में अंतर। तीसरा है क्या क्या में अंतर बताना है, तालव्य मूर्धन्य और दंश में, है ना, इन तीनों में अंतर बताना है। और चौथा है किसमें अंतर बताना है, अड़ा और टवर्गी न में, अड़ा और टवर्गी न में, इन दोनों में अंतर बताना है। ये इनका सवाल है, नोट कर लिए, इरेज कर दिए ताकि हमको स्पेस मिल जाए आप लोगों को बताने समझाने में। ठीक है, तो पहला पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, छ और छ। तो पहले जान लीजिए, पहले अगर इतना हम जो अभी बता रहे हैं उसको समझ लीजिएगा तो ये अंतर आपको अपने समझ में आ जाएगा ना, और समझने में आसानी भी होगी। वर्ण क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई, जो सबसे स्मॉलेस्ट एकदम यूनिट है, उसको ही वर्ण कहते हैं। तो हम लोग अभी क्या सीख रहे हैं, हिंदी भाषा का सीख रहे हैं। तो हिंदी भाषा का वर्ण का परिभाषा क्या होगा, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, माने इतना छोटा कि अब उसको और नहीं तोड़ा जा सकता, उसे ही वर्ण कहते हैं। तो वर्ण हिंदी भाषा में वर्ण कितने हैं, वर्ण है 52। कितने हैं वर्ण, 52 वर्ण है, ये इतना हिंदी भाषा में 52 वर्ण है। इन 52 वर्णों को दो भाग में, दो प्रकार में बांट दिया गया। वो क्या क्या है, पहला है स्वर वर्ण
और दूसरा है व्यंजन वर्ण। ठीक है, स्वर वर्ण संख्या में कितने हैं? 11। व्यंजन वर्ण संख्या में कितने हैं? 33। इन स्वर वर्ण को, ये जो 11 ये कौन कौन है? ये है अ से लेकर अ तक, है ना। 11 वर्ण है। अ आ ई, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए ओ औ। ये 11 वर्ण है स्वर वर्ण। व्यंजन वर्ण संख्या में कितने हैं? 33 है। अब इन 33 व्यंजन वर्णों को भी 3 भाग में बांट दिया गया, 3 प्रकार में। वो कौन कौन है? वो है पहला स्पर्श व्यंजन, ना फिर आगे जगह ले लेगा, हमको पूरा समझाना है ना। पहला हो गया स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। ये संख्या में कितने हैं? 52। इन 52 वर्णों को 2 भाग में बांट दिया गया है। पहला है स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण में कितने वर्ण हैं? 11 है। और व्यंजन वर्ण में कितने हैं? 33 है, 33। स्वर वर्ण कौन कौन सा हुआ? अ से लेकर अ तक। उम्मीद है आप लोग जानते ही होंगे अ आ, इसलिए हम यहाँ पूरा कंप्लीट नहीं लिखे हैं। अ से लेकर अ तक 11 वर्ण है, इसको कहते हैं स्वर वर्ण। व्यंजन वर्ण संख्या में कितने हैं? 33 है। इन 33 वर्णों को 3 भाग में बांट दिया गया है। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन में कितना है? ये संख्या में कितने हैं? ये संख्या में है 25। 25 स्पर्श व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4। और ऊष्म व्यंजन भी कितने हैं? ये भी है संख्या में 4। अब इन 25 वर्णों को भी 5 वर्ग में बांट दिया गया है। 5 वर्ग में बांट दिया गया। वो कौन कौन सा वर्ग है? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। स्पर्श व्यंजन में 25 वर्ण है। स्पर्श व्यंजन में 25 वर्ण है और इन 25 वर्णों को 5 वर्ग में बांट दिया गया है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अब हर वर्ग में 5-5 वर्ण है। कौन कौन है ये? क, ख, ग, क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग में कौन कौन है? च, छ, ज, झ, इय। त वर्ग में है ट, ठ, ड, ढ और ये ट वर्ग की न। त वर्ग में है त, थ, द, ध और न। प वर्ग में है प, फ, ब, भ और म। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 5 जा 25। ये 25 वर्ण है स्पर्श व्यंजन। इसको क्यों 5 वर्ग में बांटा गया है? इसको 5 वर्ग में बांटने के पीछे ये रीजन है कि इसको उच्चारण स्थान पे रखा गया है ना। क ख ग घ अंग जो है, इसका उच्चारण कहाँ से होता है? उच्चारण तो मुंह से ही होगा, लेकिन मुंह का एक भाग किसी दूसरे भाग को छूता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का मतलब क्या होता है? छूना। हम लोग किसी चीज को स्पर्श करते हैं तो क्या कर रहे हैं? छू रहे हैं इसको। तो स्पर्श व्यंजन इसलिए इसको रखा गया है क्योंकि इन 25 वर्णों के उच्चारण में मुख के अंदर जो है भाग, अंग जो है अवयव,
वो किसी न किसी एक दूसरे को छू रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ा है स्पर्श व्यंजन। अब कौन कौन सा भाग छू रहा है ये देख ले। तो क वर्ग जो है क ख ग घ अंग, इन पांचों वर्णों के उच्चारण कहाँ से हो रहा है? कंठ से हो रहा है। कंठ उठ के छू रहा है, फिर आ जा रहा है क ख ग घ अंग। बोलकर महसूस कीजिए, देखिएगा कंठ यहाँ से छू रहा है, स्पर्श कर रहा है किसी को। ये कहाँ से इसका उच्चारण हो रहा है? कंठ से। च वर्ग है, च वर्ग का उच्चारण कहाँ से हो रहा है? तालु से। तालु कहाँ है? दांत जो हमारा है, ऊपर वाला जो जौ है, उसमें जो दांत है अंदर से, उस दांत के का जो जड़ है, जहां से वो दांत जुड़ा हुआ है, उसके ठीक पीछे का जो स्थान है वो कहता है तालु, वो कहलाता है तालु। जैसे मान लीजिए कि ये ऊपर वाला जौ है आपका, ठीक है, और इसमें दांत है, ठीक है, मान लीजिए इसमें इस प्रकार से दांत निकला, और ये यहाँ पे जीभ है। तो ये जो जीभ है, ये जो उठकर ठीक दांत के पीछे वाला स्थान को छूता है, तो वो कहलाता है, ये हो गया तालु। या जीभ का फोटो हटा दीजिए, इस पर डायग्राम। ये दांत के जस्ट पीछे वाला जो भाग है, ये कहलाता है तालु। तालु के पीछे वाला जो भाग है, ये कहलाता है मूर्धा। और ये तो दांत हो ही गया। कंठ यहाँ पर होता है नीचे में, यहाँ पर। तो क ख ग घ अंग, इसका उच्चारण स्थान है कंठ, अर्थात इसका उच्चारण कहाँ से हो रहा है? कंठ से हो रहा है। च छ ज झ इय, इसका उच्चारण स्थान क्या है? तालु। यानी कि देखिएगा कि जब च छ ज झ बोलिएगा तो ध्यान दीजिए कि जीभ जो है उठ के दांत के पीछे जो स्थान है थोड़ा, उसको छू रहा है। च छ ज छ इय। ट ठ ड ढ न का क्या स्थान है? मूर्धा। मूर्धा, ये जो है जीभ उठ के तालु के पीछे जाके छू रहा है, वहां से उच्चारण हो रहा है। ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, इसका उच्चारण कहाँ से हो रहा है? जीभ उठ के दांत को जाके छू रहा है ना। दंत यानी दांत, दंत संस्कृत शब्द हो गया, हिंदी में कहते हैं दांत। तो तथा दधा का उच्चारण कहाँ से हो रहा है? जीभ उठ के दांत को छू रहा है, स्पर्श कर रहा है। प फ ब भ म, इसका उच्चारण कहाँ से हो रहा है? होठ से हो रहा है ना। होठ बोले या ओष्ठ बोले, संस्कृत में ओष्ठ, हिंदी में होठ बोलते हैं। होठ, ओष्ठ हो गया संस्कृत, और ओठ हो गया हिंदी। तो देखिए प फ ब भ म को बोलकर देखिए, दोनों होठ जो है वो आपस में स्पर्श कर रहा है, छू रहा है, और तब उच्चारण हो रहा है प फ ब भ म। इसलिए इन 25 वर्णों का नाम दे दिया गया स्पर्श व्यंजन, क्योंकि इन 25 वर्णों का उच्चारण करने में जीभ का मुख का कोई ना कोई अंग एक दूसरे को स्पर्श कर रहा है, छू रहा है। अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन सा है? ये 4 है। कौन कौन सा है ये 4? ये है य, र, ल और व। अंतस्थ व्यंजन में 4 वर्ण है, य, र, ल, व। अब इसका उच्चारण में देखिएगा कि जीभ जो है उठकर कोई भी दांत का या मूर्धा या तालु, कोई भी अंग को छूता और तुरंत फिर छोड़ देता है। इसमें पूरा स्पर्श कर रहा था, पूरा। प बोलने में पूरा होठ एक दूसरे को छू रहा है। च में तालु को, जीभ पूरा तालु को छू रहा है, पूरा स्पर्श कर रहा है। लेकिन इसमें क्या होगा कि छुएगा और हट जाएगा तुरंत, य, र, ल, व। इसलिए इसका नाम पड़ा अंतस्थ व्यंजन, क्योंकि ये पूरा नहीं छूता है। जीभ जो है उठकर जाकर छू रहा है और फिर हट जा रहा है। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन भी कितने हैं? संख्या में 4 हैं। कौन कौन है ये? तालव्य, मूर्धन्य, दंश और ह। यहाँ भी 4 है।
अब इसका नाम ऊष्म व्यंजन क्यों पड़ा? क्योंकि इसके उच्चारण करने में हवा जो निकल रही है, श्वास जो निकल रहा है, वो कहीं ना कहीं रगड़ खा रहा है। और फिजिक्स में आप लोग पढ़े होंगे फ्रिक्शन, कि जहां कहीं दो चीज आपस में रगड़ खाती है तो क्या होता है? हीट उत्पन्न होता है, ऊर्जा उत्पन्न होता है, गर्मी पैदा होता है, वह है ना। तो इसीलिए इसका नाम यहाँ ऊष्म व्यंजन रखा गया। क्यों? क्योंकि इन वर्णों के उच्चारण में कहीं ना कहीं घर्षण हो रहा है और उस घर्षण से ऊष्मा पैदा हो रहा है, इसलिए इन चारों व्यंजनों को कहते हैं ऊष्म व्यंजन। तो ये हो गया 25, 4 और 4। अब आप कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे मन में कि मैंने आप 52 बताई हैं और यहाँ तो कितना हो रहा है? 25 और 8, 25, 4, 29, 4, 33। यहाँ 33 ही हो रहा है। 33 और 11 कितना हो गया? 33 और 11 44 हो गया। बाकी का 8 व्यंजन कहाँ है? तो वो जो 8 व्यंजन है, 4 है संयुक्त व्यंजन। पहला व्यंजन, ये व्यंजन वर्ण 33 बता दिए, जिसमें कि इन 33 वर्णों को ये कहते हैं, 11 को स्वर वर्ण, 33 को व्यंजन वर्ण, और तीसरा है ये संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन भी कितने हैं? संख्या में 4 हैं। वो कौन कौन है? छत्र, ज्ञ और श। ये 4 व्यंजन है। इन 4 व्यंजन को संयुक्त व्यंजन क्यों कहा गया? नाम क्यों पड़ा संयुक्त व्यंजन? इसलिए कि जब हम किसी चीज को संयुक्त करेंगे, मिलाएंगे, तो वो एक से अधिक होगा, है ना। 2 होगा या 2 से अधिक होगा, एक चीज तो नहीं मिलेगा आपस में। जब तक 2 या 2 से अधिक नहीं रखेंगे, तो वो कैसे हम संयुक्त करेंगे, कैसे मिलाएंगे? तो यहाँ संयुक्त व्यंजन इसलिए नाम पड़ा क्योंकि ये जो 4 वर्ण है, ये 4 वर्ण जो है 2 वर्णों से मिलकर बना है। देख लें, जैसे छ जो है, छ किससे मिला है? क और श से। छत्र, त्र बना है त और र से। ज्ञ बना है ज और इ से, और श्र बना है श और र के मिलने से। यानी क, ये जो यहाँ क है, ये देखिए, ये जो सारे व्यंजन है ना, अभी ये मूलावस्था में ही हम इसको बता देते हैं। जब व्यंजन मूलावस्था में होगा, यानी कि ये सबसे छोटी इकाई हो गई, भाषा की सबसे छोटा वर्ण यही हो गया। जब छोटा वर्ण होता है तो इसको हम लोग इस तरह का एक चिन्ह, है ना, लेफ्ट टू राइट तिरछी लाइन खींच करके दर्शाते हैं। ये जिस भी वर्ण में जुड़ा होता है, इसका मतलब है कि वो वर्ण अपने मूल रूप में है, वो एकदम छोटी इकाई है। छोटी इकाई है यानी आधा है, ये आधा वर्ण है। ये भी त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तालव्य मूर्धन्य स, दंस, ह। ये अपने मूल रूप में है, यानी आधा वर्ण है। यहाँ भी ये देखिए क लिखे, क और श। अब कहिएगा कि यहाँ तो ये हलंत लगा, यहाँ नहीं लगा है, क्यों? तो एक बात जान ही रहे होंगे आप लोग कि व्यंजन वर्ण, ये जो व्यंजन वर्ण आधा वर्ण है, इसका हम उच्चारण बिना स्वर की सहायता के बिना नहीं कर सकते हैं। जब हम व्यंजन वर्ण में, कोई भी व्यंजन वर्ण है, उसमें जब तक हम कोई भी स्वर वर्ण नहीं जोड़े, अ से लेकर अ तक, अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, इन 11 व्यंजनों में से कोई भी स्वर वर्ण जब तक हम इसमें नहीं जोड़ते हैं, हम इसका उच्चारण नहीं कर सकते। जैसे क में अ जोड़ देंगे स्वर वर्ण, तब ये हो गया, पूरा हो गया, पूरा बन गया ये। और जब पूरा हो गया तब इसका हलंत यहाँ हट गया। तो जब हलंत नहीं लगा है, जैसे इस सब में हलंत नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये पूर्ण वर्ण है।
और ये आधा वर्ण है। तो जब आधा वर्ण व्यंजन ये स्वर वर्ण के साथ जुड़ता है तब ये पूरा होता है, और जब ये पूर्ण वर्ण हो जाता है तब इसका हलंत हट जाता है। क्योंकि अब ये पूरा हो गया, आधा तो रहा नहीं, तो हलंत नहीं लगेगा क्योंकि अब ये पूरा हो गया। अगर इसी में क में अगर आ जोड़ दे तो यहाँ भी आ हो जाएगा। तो अब हमको इसका उच्चारण करने में आसानी होती है। अगर देखिए क में जैसे क है, इसमें से अ ले ली, ठीक है, क बना। अब अगर क को हटा दीजिए, ऐसे उच्चारण देखिए करके, क अ निकल रहा है मुंह से, क के साथ पीछे अ भी निकल रहा है, क। लेकिन अगर इसको हटा दीजिए तब अब इसका उच्चारण कर कर देखिए, कर पाते हैं? क्योंकि अ का उच्चारण हमको नहीं करना, अब सिर्फ क का उच्चारण करना है, क। तो इसके उच्चारण करने में परेशानी होता है, अवरोध पैदा हो। इसलिए इस अवरोध और परेशानी को हटाने के लिए क्या किया गया, स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ी, और सहायता लेनी पड़ी तब हम इसका उच्चारण अब आसानी से कर देते हैं, क ख ग घ। और जब ये स्वर वर्ण से जुड़ जाता है तब इसके हलंत को हम हटा देते हैं। ठीक है, तो क्या बता रहे थे, हाँ, अब कहोगे कि यहाँ आ है तो यहाँ लग गया, यहाँ अ जुड़ा तो फिर यहाँ कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये जान लो कि अवर्ण अस्वर वर्ण जो है ये किसी भी व्यंजन वर्ण से जब जुड़ता है तो उसी का रूप और आकार ले लेता है। क के साथ जुड़ेगा तो इसी का रूप आकार लेगा, इसके साथ जुड़ेगा इसका आकार ले लेगा, इसके साथ जुड़ेगा इसी का आकार ले लेगा, इससे इसके साथ जुड़ेगा, यानी किसी के साथ भी जुड़ेगा उसी का रूप और आकार ले लेता है। इसलिए अस्वर वर्ण दिखाई नहीं देता। इसको छोड़कर बाकी सबका स्वर दिखाई देगा। और स्वर क्या है, व्यंजन के साथ कैसे जुड़ता है, स्वर के छोटा रूप को मात्रा कहते हैं और मात्रा ही व्यंजन के साथ जुड़ता है, पूरा पूरा नहीं जुड़ता है। तो ये जान गए। अब हम यहाँ ये बताने वाले थे कि आप लोगों के दिमाग में बात कौन होगा कि यहाँ मैम हलंत लगाई है, यहाँ क्यों नहीं लगाई है। तो देखो अभी हम बताए थे ना कि अगर ये हलंत लगा देंगे, ठीक है, यहाँ भी हलंत लग गया, ये 4 संयुक्त व्यंजन है, छत्र ज्ञ स्र, ठीक है, ये अपने मूल रूप में है। लेकिन अभी हम बताए कि इसका उच्चारण हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। तो जब हम स्वर वर्ण इसमें जोड़ देंगे, ठीक है, क हो गया और स के साथ अ जुड़ गया, तब क्या होगा, इसका जो ये हलंत है ये हट जाएगा और तब ये इस तरह से लिखाएगा। अगर हम श को तोड़ेंगे तब फिर हम इसको हलंत जोड़ अ कर देंगे, तब ये यहाँ भी नहीं लिखाएगा क्योंकि अब इसके साथ स्वर वर्ण जुड़ गया। यहाँ स्वर वर्ण देखिए नहीं, स्वर वर्ण है यहाँ नहीं जोड़े, यहाँ भी हलंत लग गया, यहाँ हलंत है, यहाँ हलंत है, यहाँ भी हलंत लग गया। लेकिन जब किसी भी व्यंजन वर्ण को उच्चारण करने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, अगर इसके साथ लिए हैं तो छ हो गया, अगर आ लेते तो यहाँ छ कर देते, छोटी ई लेते तो यहाँ छोटी ई लगा देते, यानी जो भी स्वर वर्ण जोड़ते वो मात्रा इसका यहाँ जुड़ जाता है। इसीलिए यहाँ पे हम छ लिखे, अभी हलंत नहीं लगाए हैं, तो क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, या फिर लिख भी सकते हैं ऐसे कर और अ, यानी इसके साथ अ वर्ण जुड़ा हुआ है इसलिए ये इसका हलंत हट गया। हल जोड़ हल, इसको हल भी कर सकते हैं या फिर हलंत भी कर सकते हैं। हल जोड़ अंत बन गया हलंत, यानी हल इसके क व्यंजन वर्ण है और इसके अंत में हलंत लग गया, इसलिए इसको हलंत भी कहते हैं। हल बोलिए या फिर हलंत कहिए। तो किसी भी व्यंजन वर्ण को, ये देखिए अपना व्यंजन वर्ण है, इसमें सब में हलंत लगा, यानी कि ये आधा है और इसको उच्चारण करने में मुश्किल होता है, इसलिए इसको उच्चारण करने के लिए हमको स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। और जब स्वर वर्ण लग जाता है तब इसका ये हलंत हट जाता है, तब ये पूरा हो जाता है। अभी ये आधा है और जब ये स्वर के साथ जुड़ेगा तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा और तब वहां हलंत हट जाएगा। तो ये हो गया संयुक्त व्यंजन, 4 हो गया। 2 और क्या है, 2 अतिरिक्त व्यंजन है।
किसको मिटा दे, स्वर वर्ण को ही मिटा देते हैं यहाँ से। तो आप लोगों ने ये लिखा रहेगा तो सामने में समझ में आएगा, इसलिए हम चाह रहे थे कि बोर्ड पे पूरा वर्ण लिखा रहे, लेकिन बोर्ड उतना है नहीं। अब देखिए 2 हो गया, सॉरी 11 था स्वर वर्ण, कितना था स्वर वर्ण 11 है ना। व्यंजन वर्ण हो गया 35, 4 हो गया संयुक्त, चौथा है अतिरिक्त वर्ण। अतिरिक्त वर्ण बोले या इसको उच्छिष्ट वर्ण भी कहते हैं। अतिरिक्त वर्ण बोले या उच्छिष्ट वर्ण बोले। अतिरिक्त वर्ण क्यों बोला गया, नाम रखा गया अतिरिक्त, इसलिए कि यहाँ जो देखिए ड, ये जो ड है और ढ, ये जो 2 वर्ण है, इसके नीचे बिंदु लगाकर ये कितना है संख्या में 2, तो ड और ढ, ये जो व्यंजन स्पर्श व्यंजन का ड और ढ, इसके नीचे बिंदु लगा के अतिरिक्त वर्ण बना लिया गया। इसके अलावे अतिरिक्त 2 और वर्ण इस प्रकार से बना लिया गया, ड और ढ। अच्छा, उच्छिष्ट क्यों कहते हैं, उच्छिष्ट क्यों कहते हैं, उच्छिष्ट मतलब उलट कर फेंका हुआ है ना। तो बताएंगे इसके उच्चारण में, देखिए ड़ और ढ, देखिएगा कि जीव जो है पीछे जा करके और फिर फेंका हुआ, एकदम तेजी से फेंका हुआ महसूस होगा। ड़ ढ ड़ ढ, ये है अंग, इस वर्ण को जो बगल में बिंदु दिया हुआ है ये है अंग। क ख ग घ अंग, अंग अंग अ ग अंग। और ये है जिसमें बिंदु नहीं है वो कहलाता है ड, ट ठ ड ड। फर्क देखिए, बगल में बिंदु है अंगा, बिंदु नहीं है ड, और अगर नीचे बिंदु आ गया तब ये है ड़ ड़ ड़। जीव पीछे जा रहा है और झटके से फेंका रहा है ना, झटका में फेंका हुआ है। ये है ड़ और ढ, 2 अतिरिक्त हो गया। और 5वां है, कितना हो गया, 11, 35, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 और हो गया 2 हो गया अयोगवा। अयोगवा भी संख्या में कितना है, 2 है, ठीक है, संख्या में 2 है। अब अयोगवा नाम क्यों पड़ा, इसलिए पड़ा अयोगवा कि ये जो 2 वर्ण है अनुस्वार और विसर्ग है ना, अंग के ऊपर में अनुस्वार और अंग के बगल में अ, इसलिए अ लिख दिए कि हर व्यंजन वर्ण के साथ अ जोड़िए या आ जोड़ेंगे, आ रहेगा तो आ के बाद बिंदु लगा देंगे, है ना। तो अंग और अ, ये 2 जो है अयोगवा। नाम क्यों पड़ा इसका अयोगवा, देखिए सबका नाम पड़ा हुआ है रीजन से, उसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ रीजन है। स्पर्श नाम क्यों पड़ा, अंतस्थ क्यों पड़ा, उष्म व्यंजन इसका नाम क्यों पड़ा, संयुक्त व्यंजन क्यों पड़ा, अतिरिक्त या उच्छिष्ट व्यंजन क्यों कहा गया, इसको अयोगवाह क्यों कहा गया। अयोगवाह मतलब कि 2 वर्णों के बीच में मिलकर लेकर चलना। जैसे कि अयोगवाह जो है अंग और अ, ये ना तो स्पर्श व्यंजन में आता है और ना ही व्यंजन, ये अरे सॉरी स्पर्श कर रहे, ना ये स्वर वर्ण में आता है और ना ही व्यंजन वर्ण में आता है, ये दोनों के बीच में आता है, इसलिए इसका नाम पड़ा अयोग। योग माने जोड़ और अ मतलब नहीं, यानी कि इन दोनों को के बीच का है, दोनों को जोड़ रहा है ना, दोनों में है नहीं, ना ही ये स्पर्श व्यंजन में आता है ना ही ये व्यंजन में आता है, दोनों में नहीं आ रहा है, दोनों के बीच का है, ये दोनों के बीच में स्पर्श व्यंजन स्वर वर्ण के बाद और व्यंजन वर्ण के पहले ये अंग और अ आता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है अयोगवाह वर्ण। तो अब हमारा हो गया ये 52 वर्ण, जान गए हम, सब यहाँ पे है लिखा हुआ। अब आपका जो सवाल है, अब आप देखिए यहाँ पे ध्यान से क्या अंतर है, इसीलिए हम सबको यहाँ पे रखना चाह रहे थे।
कि ऐसे समझने में इसको भी हटा ही देते हैं। इसको तो समझा दिए, इसका कोई कम यहाँ नहीं है। अब देखिए पहला सवाल है आपका कि छ और क्ष में क्या अंतर है। अब आप समझ रहे होंगे कि छ कहाँ, ये व्यंजन वर्ण के स्पर्श व्यंजन का ये च वर्ग का व्यंजन है, जिसका उच्चारण कहाँ से हो रहा है, तालु से हो रहा है। जीभ जो है तालु को जाकर पूरा छू रहा है, छ जीभ का अगला भाग जो है पूरा टच कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, छू रहा है। छ च छ ज झ इया, देखिए पांचों वर्ण सेम वही जगह से स्पर्श कर निकल रहा है ध्वनि, च छ ज झ इया। तो ये छ क्या हुआ, स्पर्श व्यंजन का च वर्ग का दूसरा वर्ण है, जिसका कि उच्चारण तालु से हो रहा है। और क्ष क्या है, ये देखिए ये संयुक्त व्यंजन का है क्ष, ये है ना। इसमें क्या है, दो वर्ण मिला हुआ है, कौन कौन सा, क और श, इसलिए उसके उच्चारण देखिएगा पहले क आता है फिर श आता है, लेकिन सुनने में लगता है कि छ बोल रहा है। जब एक साथ दोनों मिलाकर बोलते हैं तो लगता है कि छ बोला जा रहा है। एक्चुअली पहले क आता है फिर श आता है बोलने में, जैसे कि अक्षर। अब इसका उच्चारण करके देखिए, अब श है, श बोल रहे हैं, क और श तो लग रहा है छ बोल रहे हैं, इसलिए यहाँ कंफ्यूजन हो जा रहा है इनको कि छ और एक छ। अब छ है ना, साक्षी, लड़की का नाम होता है ना साक्षी, साक्षी, तो शी ही बोल रहे हैं लेकिन सुनने में लग रहा है छी, साक्षी। तो अंदर समझ में आ गया कि ये व्यंजन वर्ण है, व्यंजन वर्ण का स्पर्श व्यंजन का च वर्ग का दूसरा वर्ण है, जिसका कि उच्चारण तालु से होता है। और ये जो है ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन किस किस से मिलकर बना है, क और श से मिलकर बना है। और इसका उच्चारण में पहले वही आधा क आता है फिर श आता है। अब यहाँ देखिए श में बड़ी की मात्रा जुटा हुआ, इसका अगर हम विच्छेद करें, वर्ण विच्छेद, तो कैसे करेंगे, स है, स में क्या जुड़ा हुआ है, आ। जब स में आ जुड़ गया तब ये सा लिखा रहा है, हलंत हट गया और आ की मात्रा लग गया छी। ये क्या है, ये संयुक्त वर्ण है, तो इसका जब हम अलग करेंगे तो ये हो गया क और ये हो गया श, क श छ बन गया। और उसमें क्या है, बड़ी की मात्रा लगी हुई है तो बड़ी लिख देंगे। अगर ये नहीं रहता, सिर्फ साक्ष रहता तो यहाँ पे अ लिख देते। अ क्योंकि इसी का रूप ले लिया तो दिखाई नहीं देता है, जिसमें नहीं दिखाया है समझिए कि वो स्वर वर्ण है उसमें। और इसमें बड़ी ई की मात्रा प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं तो बड़ी की मात्रा लगा हुआ। अब इसको मिला के कहेंगे साक्षी, तो एक साथ बोलने से लगता है कि छ बुला रहा है, साक्षी है ना। अक्षय, ये अब अंतर आ गया, ये पहला हो गया इसका अंतर। दूसरा है व और ब में क्या अंतर है, तो व देखिए, व के पहले ब बता देते हैं, ब आएगा ना, प फ ब भ म। ब जो है ये भी व्यंजन वर्ण के स्पर्श व्यंजन वर्ण का जो पांचवा वर्ग है, प वर्ग का तीसरा ये वर्ण है, प फ ब। इसका उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ यानी होठ, होठ से बोलते हैं प फ ब। अब देखिए इसमें पूरा स्पर्श कर रहा है, दोनों होठ, ऊपर का और नीचे वाला होठ आपस में पूरा स्पर्श कर रहा है, प फ ब भ म। इन पांचों वर्णों का उच्चारण ओठ से ही हो रहा है। तो ब जो है, ब ये स्पर्श व्यंजन के प वर्ग का तीसरा वर्ण है और इसका उच्चारण ओठ से हो रहा है, ओष्ठ से। और व जो है वो अंतस्थ व्यंजन है, य र ल व। अब इसका उच्चारण कहाँ से हो रहा है, य र ल व। ये भी जो है होठ से ही, वो छूता और तुरंत छोड़ देता, य र ल व। होठ जा रहा है, छू रहा और तुरंत छोड़ दे रहा। जैसे ब में हो रहा था, ब में पूरा होठ दोनों आपस में स्पर्श कर रहा था, लेकिन व में क्या हो रहा है, पता ही थे कि ये स्पर्श करेगा और तुरंत छोड़ देगा। तो ये हो गया व, अंतस्थ वर्ण है। अच्छा, इसमें क्या अंतर है
कि ये जो है वह, ये संस्कृत भाषा के शब्दों में ज्यादा प्रयोग होता है, वह संस्कृत भाषा में होता है, ठीक है। लेकिन इसको हम लोग हिंदी भाषा में भी लिखते हैं और पढ़ते हैं, क्यों? क्योंकि संस्कृत भाषा से ही हिंदी भाषा बना है और संस्कृत भाषा के शब्दों को हम लोग हिंदी भाषा में लिखते हैं। तो अगर हम यहाँ व को नहीं पढ़ेंगे और ऐसा शब्द यहाँ आ जाएगा जैसे वंश, तो अगर इस वर्ण को हिंदी में नहीं रखा जाए तो कैसे फिर समझ में आएगा? इसलिए यहाँ इस वर्ण को रख दिया गया है व। व जो है इसी का रूप है, जैसे यहाँ वंश है तो यहाँ वंश हो गया, ये क्या लिखते हैं, वंश तो हो गया, ये बस लिखते हैं, ये तो अंग्रेजी शब्द है बस। चलो ठीक है, हिंदी का ही बता देते हैं। हिंदी में हो जाएगा वंश है, बन जाएगा बंसी, वंश। और ये हो गया बंसी। बंसी क्या है? मछली पकड़ने का एक यंत्र होता है, बंसी जिसको कहते हैं। आगे में लोहे का हुक लगा रहता है, उसमें कुछ खाने का लटका दिया जाता है, पानी में लेके बैठ जाएंगे एक लंबा सा छड़ी में। छड़ी का एक सिरा में वही हुक ऐसा बना रहेगा लोहे के तार का, उसमें कुछ खाने का रोटी वोटी या कुछ भी लगा के और पानी में डुबा के रखिए, मछली उसको खाने के लिए आएगी और वो जो हुक है कांटा वो उसके मुंह में फंस जाएगी, फिर वो खींच लेता है। तो वो हो गया। तो वह जो है ना, ये संस्कृत भाषा में प्रयोग होता है, इसी का रूप को हम लोग फिर हिंदी में प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। जैसे कि मान लो संस्कृत शब्द है वाहन, ठीक है। वाहन मतलब भार उठा लेना, जैसे कहते हैं चलो हम उसके पढ़ाई का जो खर्च है वो वहन कर लेते हैं, यानी उसके पढ़ाई में जितना भी खर्च होगा वो खर्च हम देंगे, उसका भार हम उठा लेते हैं, खर्च का भार। तो वहन मतलब खर्च माने बोझ उठा लेना, है ना, वहन का अर्थ है। लेकिन अगर जब हम इसी में लाइन बीच में खींच देते हैं और तब लिखते हैं तो ये हो गया वाहन। अब वाहन समझ रहे हैं सिस्टर? तो कितना फर्क हो गया वाहन और वाहन। अगर हम वाहन की जगह वाहन बोलते कि चलो हम उसके पढ़ाई का खर्च वहन कर लेते हैं, तो वाक्य का अर्थ क्या होगा? वाक्य का अर्थ पूरा ही बदल जाएगा, समझ में नहीं आएगा, उल्टा पुल्टा अर्थ निकल जाएगा। इसलिए व और ब लिखते समय ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए इस वीडियो में भी हम बार बार कह रहे हैं कि उच्चारण पर ध्यान दीजिए। वाहन बोला जा रहा है या वाहन, वंश बोला जा रहा है या बंसी बोला जा रहा है ना? तो ये फर्क है। व जो है संस्कृत भाषा का वर्ण है, ब इसी को ब हिंदी भाषा का वर्ण है, और क्या कहते हैं ये कौन भाषा, बंगाली, बंगला में भी ब ही वर्ण का प्रयोग होता है, व का प्रयोग नहीं होता। व सिर्फ संस्कृत में प्रयोग होता है, ब हिंदी में होता है और ब बंगला में भी होता है। तो ये अंतर समझ में आ गया कि व जो है ये अंतस्था व्यंजन है, ये होठ से होता है, लेकिन होठ एक दूसरे को छूता है, जीभ आता है तालु को व, और फिर तुरंत छोड़ देता है होठ। और ये जो है ब जो है यह स्पर्श व्यंजन का प वर्ग का तीसरा वर्ण है, इसका उच्चारण होठ से होता है, स्पर्श कर रहा है यानी पूरा पूरा स्पर्श कर रहा है। अगर हम ध्यान नहीं देंगे इसको लिखने में तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, इसलिए ध्यान देकर लिखना होगा। ध्यान कैसे देंगे? जब हम उच्चारण सही करेंगे। अब ये नहीं कि लिखने में पढ़ते पढ़ते लिखते लिखते भी तो आदमी को कुछ याद हो जाता है। अब बोला जा रहा है, कहीं मान लिया डिक्टेशन लिखाया जा रहा है, अब हम सोच रहे हैं वाहन वाहन, अब बोलते रहेंगे तब तो फिर मैम या सर जो भी लिखवा रहे हैं वो आगे बढ़ जाएंगे और हम सोचते ही रह जाएंगे कि ब है या व है। क्लियर सुनिए, वाहन है या वाहन है, वाहन वाहन।
क्लियर पता चल रहा है। अगर वहन बोला जा रहा है तो वहन ऐसे लिखेंगे, वहन बोला जा रहा है तो वहन को ऐसे लिखेंगे। अब है इनका तीसरा पॉइंट कि तालव्य मूर्धन्य दंत में क्या अंतर है। तो देखिए तालव्य मूर्धन्य और दंत जो है ये ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन बता दिए क्यों नाम पड़ा ऊष्म व्यंजन, क्योंकि इसके उच्चारण में कहीं ना कहीं रगड़ खा रहा है, हवा जो निकल रहा है वो कहीं से रगड़ खाते हुए निकल रहा है, तो वहाँ घर्षण हो रहा है। और घर्षण जहाँ होगा वहाँ ऊष्मा पैदा होगा, गर्मी पैदा होगा, हीट पैदा होगा। तो जब हीट पैदा हो रहा है तो इसलिए इसका नाम दे दिया गया ऊष्म व्यंजन। अब इन तीनों में क्या अंतर है कि ये जो श है ये भी संस्कृत भाषा का वर्ण है, ये हिंदी भाषा का वर्ण ये भी यहाँ नहीं है, ये संस्कृत भाषा का वर्ण है। लेकिन चूंकि अभी पहले बताया कि संस्कृत भाषा के शब्दों को हम लोग हिंदी भाषा में भी प्रयोग करते हैं, इसलिए इस वर्णों की जानकारी यहाँ दे दे रही है। ये दोनों का उच्चारण देखिए सेम है, ये जो दोनों है इसको श दोनों ही बोलते हैं, सिर्फ लिखने में अंतर है। तालव्य श है कि मूर्धन्य स। अगर इंग्लिश में लिखें हम लोग तो देखिए ये भी SH और ये भी SH है। और ये देखिए यहाँ क और श है तो छ को क्या लिखेंगे, के को अंग्रेजी में, हिंदी से जब हम अंग्रेजी में क लिखते हैं तो उसको क्या लिखते हैं के, और श का क्या है SH, तो इसमें लग गया SH, इसलिए छ को इंग्लिश में क्या लिखेंगे KSH, ये हो गया छ। अगर अक्षर लिखना है तो कैसे लिखेंगे AKSH AY अक्षय, इस तरह से इंग्लिश लिखाएगा। तो क और श है तो क का के और ये श का एस। तो हम यहाँ बता रहे थे इंग्लिश में तो सेम है, उच्चारण में भी सेम है श, सिर्फ लिखावट में लेखनी में अंतर है कि ये इस तरह से लिखा था, ये इस तरह से लिखा था। ये संस्कृत भाषा का वर्ण है। जैसे कि संस्कृत भाषा में पाषाण ले लो, पाषाण, तो ये श है, इसका मतलब है कि ये संस्कृत शब्द है। पाषाण यानी कि पत्थर, हिंदी में पत्थर, संस्कृत में पाषाण बोलते हैं। बाण, बाण क्या है, वो ये तो श लिखना ना, बाण नहीं श। पाषाण हो गया, अनुष्का हो गया, अनुष्का, मिष्टान हो गया, मिष्टान। तो जहां ये श है समझो कि ये संस्कृत शब्द है। संस्कृत शब्दों में इस वर्ण का प्रयोग होता है और इसका उच्चारण वही है, दोनों का सेम है श। अंग्रेजी में SH और SH लिखते हैं, उच्चारण में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ लेखनी में फर्क है। लेखनी में फर्क है तो, और ये संस्कृत शब्द है, जब संस्कृत शब्द को हिंदी में लिखते हैं तब हम इसका प्रयोग करते हैं। ये श है, इसका प्रयोग भी हम लोग, अब ये दोनों में अंतर बता दिए, ठीक है। अब ये तो संस्कृत का है तो हटा दो। अब इन दोनों में बताते हैं क्या अंतर है। ये जो है ये जैसे कि अंग्रेजी भाषा के शब्दों को हिंदी में लिखेंगे या फिर संस्कृत भाषा में भी लिखेंगे, हिंदी का भी सॉरी हिंदी में तो सिर्फ ये चलेगा, अंग्रेजी भाषा में लिखते हैं, अरबी भाषा में आता है ये वर्ण, फारसी भाषा में ये वर्ण आता है। जैसे कि मान लो अंग्रेजी में मान लो कमीशन, अंग्रेजी शब्द है कमीशन, इसको जब लिखेंगे तब उसमें ये शब्द ये वर्ण आएगा। अंग्रेजी शब्द में इस वर्ण का प्रयोग करते हैं, या संस्कृत में भी, जैसे शर, संस्कृत शब्द है और हिंदी शब्द है सर। और ये जो है ये स है, इसका उच्चारण कहाँ से होता है, दंत स। अब देखिए जैसे इसका उच्चारण होता है जहां से, वही इसका नाम पड़ा है। इसका उच्चारण होता है तालव्य या तालु, तालु से इसका उच्चारण होता है। उच्चारण करके देखिए तालव्य श। तो दंत के पीछे से जब जीभ छूटता है, स्पर्श करता है, तब ये ध्वनि निकलता है, इसलिए इसका नाम पड़ा तालव्य। जीभ देखिए उठ के जा रहा है दांत के पीछे।
ये है नाम इसका, इसलिए मूर्धन स हम बोलते हैं। तालव्य। तालव्य बोलिएगा तो आपको याद भी रहेगा कि ये इसका उच्चारण स्थान क्या है, तालु से। इसका उच्चारण है मूर्धा से। श उच्चारण करके देखिए, जीभ उठ करके पीछे जा रहा है, तालु के पीछे उसको स्पर्श कर रहा है, श। इसलिए ये हो गया मूर्ध, तालव्य स, मूर्धन्य स, ये हो गया तालव्य, यानी तालु से बोला जा रहा है उठकर। ये हो गया मूर्धन्य। मूर्धन्य यानी मूर्धा से, मूर्धा को स्पर्श कर रहा है जीभ। और ये इसको कहते हैं दंत स। जीभ जो है वो दांत को जाकर छू रहा है, दंत स। ये हो गया दंत। तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स। इसका उच्चारण तालु से हो रहा है, इसका उच्चारण मूर्धा से, इसका उच्चारण दंत से। इसलिए तीनों का नाम अलग अलग है, इसलिए अलग पुकारिएगा, समझ में आ जाएगा। तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह। तीनों का उच्चारण स्थान बता दिए। ये संस्कृत भाषा का वर्ण है, संस्कृत भाषा के शब्दों में प्रयोग होता है। और जब हम संस्कृत भाषा के शब्दों को हिंदी में प्रयोग करते हैं तो इसका प्रयोग करते हैं। ये श जो है, ये अंग्रेजी के शब्द को जब हिंदी में हम लिखते हैं ना, जैसे कमीशन, कमीशन हो गया, स्टेशन, स्टेशन भी हो सकता है, स्टेशन अंग्रेजी शब्द है, तो देखिए यहाँ प्रयोग कर रहे हैं स्टेशन। और ये तो हिंदी भाषा का वर्ण है, जैसे हिंदी भाषा में लिखेंगे, हिंदी भाषा का जैसे संसार, या भी सही कहीं पे और लिखे थे सर। ये भी देखिए तालव्य स है, ये संस्कृत में कहा स्पर्श, हिंदी में कहते हैं छूना, छू दिए, लेकिन संस्कृत में है स्पर्श, है ना, स्पर्श किया यानी छू दिया। तो ये संस्कृत में भी चलता है। और अंग्रेजी के शब्दों को या अरबी फारसी के शब्दों को जब हम लिखते हैं तब इस वर्णों का प्रयोग करते हैं, और ये हिंदी शब्द के वर्णों में इसका प्रयोग होता है। ये हो गया इन तीनों का अंतर। अब आते हैं, लास्ट है ड़ और टवर्गी न। देखिए ये जोड़ा है, ये तो यहाँ बताए थे कि अतिरिक्त वर्ण है ये, यानी इन 44 वर्णों के अलावा 2 और वर्ण बना लिया गया है। यहाँ से ड का और ढ का, ट वर्ग का ये जो 2 वर्ण है, इसको इसके नीचे बिंदी लगा के एक नए वर्ण का निर्माण कर लिया गया है। इन 2 वर्णों से शब्द का निर्माण नहीं हुआ है, शब्द का निर्माण नहीं हुआ, अर्थात ये किसी भी शब्द के शुरू में नहीं आएगा, क्योंकि इस शब्द का जैसे क से कमल, क से कमल तो क शुरू में आ गया, शब्द के शुरू में, मध्य में भी आ सकता है, अंत में भी आ सकता है, लेकिन इन दोनों से शब्द का निर्माण नहीं हुआ है। यानी ये शब्द के मध्य में आएगा, चाहे 3, 4, 5, 6 वर्णों का शब्द हो, तो या तो ये मध्य में रहेगा या फिर अंत में रहेगा। जैसे सड़क, अब 3 वर्ण का है ये, ठीक है। पहाड़, इसमें देखिए अंत में आ गया, 3 वर्ण का है लेकिन ये अंत में है, इसमें 3 वर्ण है, मध्य में आ गया। प्रथम वर्ण ये कभी नहीं हो सकता है, शुरू वाला वर्ण, पहला वर्ण ये कभी नहीं होगा, ये 2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ड़, इसका उच्चारण ड़, पीछे जो जा रहा है, जीभ मुड़कर मूर्धा की तरफ जा रहा है, झटके से बाहर फेंका रहा है, ड़, फेंकते हैं उसको जीभ को, ड़, ये हो गया ड़, ये हो गया ढ। तो देखिए जीभ मूर्धा के पास जा रहा है और फिर झटके से बाहर फेंका रहा है, इसलिए इसको उच्छिष्ट भी कहते हैं और अतिरिक्त कहते हैं। अतिरिक्त इसलिए भी कहेंगे क्योंकि ये 2 वर्ण वहां से लेकर उसके नीचे बिंदु बनाकर अलग से फिर 2 और वर्ण बना लिया गया। उच्छिष्ट भी कहते हैं क्योंकि इसका उच्चारण करने में जीभ मुड़कर मूर्धा को जा रहा है और फिर फेंका जा रहा है ना, झटके से फेंका रहा है। तो ये हो गया अड़, और ये है न, इसको कहते हैं टवर्गी न। क्यों टवर्गी न कहते हैं? ट ठ ड ढ न, ये जो है ये मूर्धा को छू रहा है ना, मूर्धा को छू रहा है, इसलिए ये न कहलाता है। ये न है, दंत को छू रहा है, दांत को, और ये छू रहा है न, है ना, मूर्धा को छू रहा है, इसलिए इसको कहते हैं टवर्गी न।
टवर्गी न करते। ये जो है, ये जो ना है, अगर ये भी संस्कृत वर्ण में ही प्रयोग होता है अधिकतर। अगर किसी वर्ण में कहीं भी स्पेस नहीं है, अगर किसी भी शब्द में री या फिर श, ये जो श है, ये श संस्कृत का है ना, इसलिए री भी संस्कृत ही शब्द का वर्ण है, ये भी संस्कृत शब्द का वर्ण है, और एक ये र है हिंदी का। ये तीनों शब्द में ये तीनों भी कहीं रहे या फिर यही दोनों रहे, तो वहां पे अगर उसके बाद ना का उच्चारण हो रहा उस शब्द में, तो हमेशा ये टवर्गी ना ही लिखाएगा, हमेशा टवर्गी ना लिखाएगा, क्योंकि यहाँ जो दो है, लिखे हुए, हाँ ये जो दो है, ये संस्कृत शब्द का वर्ण है। अभी यहाँ बताया था कि ये संस्कृत शब्द का वर्ण है, री भी संस्कृत शब्द का ही वर्ण है, ये हिंदी का वर्ण नहीं है, लेकिन चूंकि संस्कृत भाषा के शब्द को लिखते हैं, इसलिए इसको यहाँ पे ऐड कर दिया गया, इन वर्णों को जानकारी दे दिया जाता है। तो ये री और श या राशा कोई रहे, इसके में उस शब्द में अगर ना शब्द आ रहा हो, ना का उच्चारण आ रहा हो, तो टवर्गी न ही लिखाएगा। जैसे कि अभी तुरंत याद नहीं आता है एग्जाम्पल, अब ये सब तो जैसे मान लिया रटा हुआ समझा हुआ बता देते हैं, तुरंत दिमाग में एग्जाम्पल नहीं आ पाता है। जैसे कि टवर्गी न, पाषाण ले लो, पाषाण, देखो इस शब्द में श है, श के बाद न का उच्चारण हो रहा है, पाषाण, तो यहाँ टवर्गी न होगा, ये दंत न नहीं होगा, ये वाला ना नहीं लिखाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा कि जिस भी शब्द में री या श या र रहे और उस शब्द में ना का उच्चारण हो रहा हो, तो टवर्गी नहीं लिखेंगे। जैसे अभी हमको और कोई दिमाग में नहीं दिखाया, पाषाण हो गया, याद नहीं आ रहा, छोड़ो। खैर इतना समझ गए कि जिस भी शब्द में री श और र के बाद ना का उच्चारण होता हो, तब वहां ये टवर्गी न होगा, टवर्गी नहीं लिखाएगा। तो अंतर आ गया कि ये अतिरिक्त वर्ण है, इसका उच्चारण कैसे होता है, ये टवर्गी ना है, इसका उच्चारण कहाँ से हो रहा है, ये जो है स्पर्श व्यंजन का ट वर्ग का ये पंचम वर्ण है, और इस वर्ण को हम लोग अनुस्वार में बदल सकते हैं। कई मेरा पिछले वीडियो में देख चुकोगे अनुस्वार कहाँ लगाएं, कैसे लगाएं, इस सब में देखोगे तो बताया हुआ है कि ये जो है पांचों पंचम वर्ण, इसको हम शब्द में लिख सकते हैं जब ये स्वर रहित होगा तब, यानी इसी स्थिति में जब होगा स्वर रहित तब हम इसको अनुस्वार में लिख सकते हैं, या तो हम इसको लिखें या फिर अनुस्वार में लिखें। जैसे अभी दिमाग में हमको आ रहा है मंद, है ना, ये पांचों वर्ण है, तो देखो ये जो पंचम वर्ण अगर अपने ही वर्ग के पहले आ जाता है तो अनुस्वार बदल जाता है, हम क्या बोल रहे हैं, मंद, ठीक है। तो अनुस्वार जब लगा हुआ है तो समझ जाओ कि ये आधा स्वर है, अनुस्वार जो है वो आधा वर्ण है, तो जब भी हम इसको वर्ण में लिखेंगे तो इसको हम आधा लिखेंगे। इस तरह से आधा लिखने का भी तरीका इसके पहले वाले बताए हुए हैं कि इन सारे व्यंजन वर्णों को दो प्रकारों में बांट दिया गया है, पाई वाला और बिना पाई वाला। पाई वाले का हम पाई हटा के आधा कर सकते हैं या फिर हलंत लगाएंगे, लेकिन जो गोल आकार वाले हैं इनको हम आधा नहीं लिख सकते, इसमें हम हलंत लगा के ही दर्शाएंगे कि ये आधा वर्ण है। अब जैसे टवर्गी ना है, जैसे टवर्गी ना का कोई डंडा ले लो, डंडा, तो यहाँ आधा ये ना स्वर रहित है, इसको हम आधा इस तरह से दर्शाते हैं शब्द में, है ना। चाहे तो फिर इसको हलंत अगर लगाना है तो इस तरह से हलंत लगा के कर देंगे तब ये आधा हो गया, अगर हलंत नहीं लिखना है तो इसका पाई हटा देंगे, ये आधा हो गया। और जब पंचम वर्ण
अपने ही वर्ग के पहले आता है तब ये अनुस्वार में बदल जाता है, तब ये दिखाएगा इस तरह से डंडा। चाहे हम डंडा ऐसे लिखे या फिर डंडा को ऐसे लिखे, इस न को हम टवर्गीय ये अनुस्वार में बदल देंगे। अनुस्वार में जब इसको बदल देंगे तब ये यहाँ से हट जाएगा, तब ये इस तरह से लिखा जाएगा डंडा। इसके पिछले कई वीडियो में अनुस्वार कैसे लगाएं, कहाँ लगाएं, ये सब हम बता दिए। तो आज इनका जो है वाईटी शॉर्ट, इनका जो था कंफ्यूजन दूर हो गया कि छ और अक्षर में क्या अंतर है, व और भ में क्या अंतर है, इसका उच्चारण स्थान मालूम हो गया, किस भाषा में प्रयोग होता है, किस भाषा का वर्ण है, ये सारा हम बता दिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।